श्रीभ्यो नमो नमः। आज हम सब पंक्ति से सूत्रों को देखते हुए स्त्री प्रत्यय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था सामान्य रूप से कि कैसे हम लोगों को स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करना है, किस प्रकार से वह हमारे लिए सुकर हो, कैसे सरलता से हम उसको याद कर पाएं, कैसे उन प्रत्ययों में हम भिन्नता कर पाएं। यह सामान्य रूप से हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था। और कैसे हमें स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करना है, इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। ठीक, तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पंक्तिशः सूत्रों को देखते हुए स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बताया था कि हमारा जो स्त्री प्रत्यय पढ़ने का क्रम होगा वह यह होगा कि सबसे कम क्षेत्र जिसका है उसको लेकर हम चलेंगे सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में हम चलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रत्यय है वो है ती प्रत्यय। ठीक, उसमें हमारे सिलेबस में केवल एक सूत्र है और एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हम ती प्रत्यय को क्लियर कर लेते हैं कि ती प्रत्यय से क्या होता है, उसका सूत्र क्या है, कैसे वह होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन सबको दिख रहा है, सबको स्पष्ट दिख रहा है इसका? ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, तो देखिए, यो नस्ती, यो नस्ती। अब इस सूत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो पद हैं। यहाँ पर कितने पद हैं? दो पद हैं। एक तो यूनः, दूसरा तिः। यूनः यह पद पंचम्यंत है और तिः यह प्रथमांत है। तो यूनः यह युवन शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है, अर्थात युवन शब्द से ति प्रत्यय होता है। किस शब्द से? युवन शब्द से ति प्रत्यय होता है। हम देखते हैं युवन शब्द कैसे बनेगा। तो हम लिखते हैं युवन। देखिए, युवन शब्द यहां देखते हैं, युवन शब्द है, इससे हमने ति प्रत्यय किया। ठीक है, युवन शब्द से हमने ति प्रत्यय किया। स्त्रीत्व की विवक्षा में, स्त्रीत्व की विवक्षा हमने युवन शब्द से ति प्रत्यय किया, युवंती हो गया। अब इस युवंती इस अवस्था में हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, हम प्रक्रिया सहित देखेंगे। सामान्यतः परीक्षा की दृष्टि से हमें केवल इतना याद कर लेना है कि यूनस्ति ही यह सूत्र है, इस सूत्र से यु परीक्षा की दृष्टि से केवल इतना ही याद करना है कि यूनस्ति ही इस सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रत्यय है, जिसका उदाहरण है युवती ही। लेकिन जब हम प्रक्रिया को देख लेते हैं तब हमें शंका नहीं होती है आगे चल करके। ठीक, क्योंकि एक उदाहरण हमको मिलेगा युवती का। युवती यह दीर्घ इकारांत शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर युवती में आपको ह्रस्व इकार दिखा, ये दोनों अलग अलग हैं। युवती में ति प्रत्यय है, लेकिन युवती में कौन सा प्रत्यय है यह हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रक्रिया को भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो युवन शब्द से ति प्रत्यय हुआ। अब युवन शब्द का हम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से युवन शब्द की हम प्रातिपदिक संज्ञा तो युवन है ही, प्रातिपदिक तो है ही। अब हम क्या करेंगे, युवन शब्द की पद संज्ञा कर देंगे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय। अब पद संज्ञा करने का फल क्या है? क्योंकि जो जो संज्ञा होती है उसका कोई न कोई फल होता है, तो पद संज्ञा का फल यहाँ पर होगा
इस नकार का लोप करना, इस नकार का लोप करना। तो जब हम युवन शब्द की पद संज्ञा कर दिए तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से नकार का लोप हो गया। बिना पद संज्ञा किए क्यों नहीं यहाँ पर नकार हो रहा है? क्योंकि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र क्या कहता है कि नकार का लोप हो कब? वह नकार प्रातिपदिक के अंत में भी हो और पद के भी अंत में भी हो। जो नकार हो वह प्रातिपदिक के अंत में भी रहा हो और वर्तमान में पद के अंत में हो। तो युवन यह प्रातिपदिक था, तो प्रातिपदिक से टी प्रत्यय हुआ, तो प्रातिपदिक से टी प्रत्यय होने के बाद अभी युवन की पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से होनी असंभव है। तो इसकी पद संज्ञा कैसे किए? स्वादिष्ट स्वर नामस्थानी सूत्र से हमने युवन शब्द की पद संज्ञा कर दी। पद संज्ञा का फल क्या हुआ? जो ये न है, यह न प्रातिपदिक के अंत में तो था ही, अभी पद के अंत में भी यह विद्यमान हो गया। तो इसका फल क्या हुआ? नकार का लोप हो गया, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, इसको हम हटा देंगे। ठीक, तो क्या बचा? युवती। सु आया, सु को रूप विसर्ग, युवती ही हो गया। ठीक है, तो एक जो प्रत्यय है हमारा स्त्री प्रत्यय, वह समाप्त हुआ टी प्रत्यय। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या हो सकता है कि टी प्रत्यय विधायक सूत्र क्या है? तो यो नस्ति ही। यो नस्ति ही इस सूत्र से, इस सूत्र का उदाहरण है युवती ही। युवती ही इस उदाहरण में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? तो ती प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ती प्रत्यय के बाद जो हमारा सबसे छोटा प्रत्यय है वो आ वाला भाग है। ठीक, तो यहाँ पर एक वार्तिक नहीं दिया हुआ है। सूर्या देवतायाम चाप वाच्य, सूर्यात कर दे, हम एक साथ नहीं करते, सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य। ठीक, तो सूर्य शब्द से यदि देवता अर्थ गम्यमान हो तो स्त्रीत्व की विवक्षा में चाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, सूर्य शब्द से यदि देवता अर्थ गम्यमान हो तो चाप होगा। जैसे इसका उदाहरण है सूर्या। इसका उदाहरण क्या है? सूर्या। तो चाप प्रत्यय करने के लिए केवल एक वार्तिक है हमारे सिलेबस में, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य। तो चाप प्रत्यय हमारा पूरा हुआ, इसका केवल एक उदाहरण है सूर्या। ठीक है, तो सूर्या देवतायाम चाप वाच्य है, यह वार्तिक है, इसका उदाहरण है सूर्या। सूर्य शब्द से टाप हुआ, सूर्या हो गया, चाप हुआ, चाप। ठीक, अब इसके बाद जो आ वाला भाग है, आ वाले भाग में हमने बताया था कि तीन प्रत्यय हैं, चाप, टाप, डाप। डाप हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। चाप के लिए एक वार्तिक है, सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य है, इसका उदाहरण है सूर्या। अब हम आते हैं टाप प्रत्यय में। इसके लिए केवल एक सूत्र पढ़ा गया है, अजाद्य तष्टाप। अब अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र को हम देखते हैं। जो अजादिगण पठित शब्द हैं और अतः अदंत जो शब्द हैं उनसे टाप प्रत्यय होता है। ठीक, अब अजाद्य तष्टाप में अजाद्यतः टाप। अजादि, अज शब्द है आदि में जिसके, अजादि गण है। कई लघु सिद्धांत को हमने जब हम पढ़ेंगे तो कई गणों का ज्ञान हमें वहां पर करना पड़ेगा। तो अजादि गण पठित जो शब्द है, अज आदि में है जिसके ऐसा गण, अजा, एडका, वत्सा इत्यादि, वह क्या है? एक गण है, उसमें कई शब्द गिने हुए हैं, उसको हम स्वयं देख लेंगे। तो अजादि गण पठित जो शब्द हैं उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। और अतः, अतः मतलब कि ह्रस्व आकार है अंत में जिसके, ऐसे शब्द से भी प्रत्यय होता है। बहुत ही सरल सूत्र है ये। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो अजा, तो अज शब्द है, अज शब्द से टाप प्रत्यय हुआ, अ, ज,
अज शब्द से टाप प्रत्यय हुआ, टाप में केवल आ बचा, ट की इस संज्ञा चुटु से, पकार की संज्ञा हलंत्यम से, दोनों का तस्य लोप से लोप, केवल आ बचा। अज हो गया, आ हो गया। अब यहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ हुआ तो हो गया अजा। ठीक। इसके बाद अब एडका, एडक शब्द भी अजादि गण पठित है, तो एडक शब्द से टाप हुआ, अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो गया, एडका हो गया। अश्व से टाप हुआ, टाप में आ बचा, अश्वा हो गया। चटक से टाप हुआ, चटका हो गया। ठीक है, चटक से टाप हुआ, चटका हो गया। मूषक से टाप हुआ, मूषिका हो गया। बाल शब्द से टाप हुआ, बाला हो गया। वत्स शब्द से टाप हुआ, वत्सा हो गया। हम्म। होड शब्द से टाप हुआ, होडा हो गया। मंद से मंदा, विलात से विलाता। ठीक। अब ये सब क्या थे? ये आजाद गण पठित शब्द थे। अब अतः टाप अदंत शब्द, जैसे मेध शब्द है, तो मेध शब्द से जब हमने टाप किया तो मेधा। गंग शब्द है, गंग शब्द से हमने टाप किया तो गंगा। सर्व शब्द ये भी क्या है? अदंत है, तो इससे जब हमने टाप किया तो क्या हुआ? सर्वा। तो आ वाले जो भाग हैं, चाप टाप डाप, उसमें दो प्रत्यय, टाप और चाप हमें पढ़ने हैं, तो हमें याद कर लेना होगा। सूर्या में चाप, बाकी सब में टाप। जहां पर आपको अंत में स्त्रीत्व विवक्षा में आ दिखे, जहां स्त्रीत्व विवक्षा में आपको आ दिखे, रमा, बालिका, छात्रा इत्यादि जहां भी आ दिखे, यदि सूर्या है तो चाप होगा, अन्यत्र हर जगह टाप होगा। टाप करने का केवल एक सूत्र, अजाद्य तष्टाप, कोई इसमें शंका नहीं है, सबसे सरल सूत्र है। तो ती प्रत्यय हो गया, चाप प्रत्यय हो गया, टाप प्रत्यय हो गया। ठीक, तीन प्रत्यय हो गए। इसके पश्चात हम आते हैं ऊ वाले भाग में, जिसके अंत में ऊ लगता है। ऐसे स्त्री प्रत्ययांत शब्द जिसके अंत में ऊ रहता है, ऐसा कौन सा प्रत्यय होता है? ऊंग प्रत्यय। ऊंग प्रत्यय को हम पढ़ते हैं। ऊंग प्रत्यय विधायक जो सूत्र है वो पहला सूत्र है ऊंग उतः। ऊंग उतः। अब ऊंग उतः, यहाँ पर दो पद हैं। ऊंग, यह एक प्रथमांत पद है। ऊंग, यह एक प्रथमांत पद है। और उसके पश्चात उतः, यह उतः, यह पंचम यंत्र पद है, दो पद हैं। तो ऊंग होता है, कब होता है? उतः ह्रस्व यहाँ पर तपर करण है। तपर अर्थात तपरस्त काल से, तपर जहां पर होता है वहां पर उच्चारण काल का ही बोध करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऊ पढ़ा गया है? ह्रस्व ऊ। तो ह्रस्व ऊ है जिस शब्द में, ह्रस्व ऊ है जिस शब्द के अंत में ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। क्या अर्थ हुआ ऊंग उतः का? ऐसे शब्द जिसके अंत में ह्रस्व उकार हो, ऐसे ह्रस्व उकारांत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम लेते हैं कुरु शब्द। शब्द क्या है? कुरु। यह ह्रस्व उकारांत है। अब इसको हमें यदि स्त्रीलिंग का शब्द बनाना हो तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? ऊंग। ऊंग में केवल ऊ बचेगा आपका, अंग की संज्ञा हलंत्यम से तस्लोप से उसका लोप, केवल ऊ बचेगा। तो ऊ बचा। अब यहाँ पर कुर में ऊ है और ऊंग का ऊ है, यहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कुरु। यह स्त्रीलिंग हो गया। अब सु आया, सुकुरुति विसर्ग हो गया, कुरूह। ठीक। वृत्ति को हम देखते हैं, उदंतात अयोपधान मनुष्य जाति वाचिनः स्त्रियाम ऊंग स्यात्। जो हमने अभी अर्थ निकाला था वो केवल सूत्र को देख करके निकाला था। वृत्ति में क्या कह रहे हैं? उदंतात अर्थात ह्रस्व उकारांत जो शब्द, जैसे कुरु शब्द है। अयोपधात, यकार उपधा में न हो जिसके। उपधा किसे कहते हैं?
अलोन्त्यात पूर्व उपधा, यहाँ पर कुरु में उपधा संज्ञा क्या है, किसकी है, र की, रेफ की उपधा संज्ञा है। तो यकार उपधा में नहीं है, ऐसे मनुष्य जातिवाची, मनुष्य जाति का तो कुरु जो है वह मनुष्य जाति का वाचक है। इससे स्त्रियाम ऊंग स्यात्, स्त्रीत्व की कक्षा में ऊंग प्रत्यय होगा, तो ऊंग प्रत्यय हो गया, कुरु शब्द हो गया, विसर्ग हो गया, ऋतु विसर्ग कुरु। यह उदाहरण हुआ किसका, ऊंग प्रत्ययांत का। अब यहाँ पर प्रश्न क्या होगा कि कुरुहु, यह शब्द कैसा शब्द है, किस प्रत्यय के अंत वाला शब्द है, तो ऊंग प्रत्यय है इसमें। किस सूत्र से हुआ है, ऊंगुतः, ऊंगतः सूत्र से ऊंग प्रत्यय करने का उदाहरण क्या है, कुरु। ठीक। अब कहते हैं अयोपधात किम, यकार उपधा में हो जिसके, ऐसा क्या कहते हैं, तो अध्वर्यु, अध्वर्यु यहाँ पर उपधा में है यकार, इसलिए यहाँ पर ऊंग प्रत्यय नहीं हुआ। अगला सूत्र ऊंग प्रत्यय करने वाला है पंगोश्च। पंगोष्ठ सूत्र क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, दो पद हैं, पंगोह और च। पंगोह यह पंचम्यंत शब्द है, और च यह अव्यय पद है। ठीक है। तो पंगोह अर्थात पंगु शब्द से ऊंग प्रत्यय होता है, केवल एक शब्द को बनाने के लिए यह सूत्र आया है पंगोश्च। पंगु शब्द को बनाने के लिए यह ऊंग, यह पंगोश्च, यह सूत्र आया हुआ है। ठीक। पंगु। अब हम देखते हैं पंगु शब्द, पंगु शब्द है। अब पंगु शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय हुआ, ऊंग में केवल ऊ बचा, क्या हो गया, पंगु। जो पंगु है यह पुल्लिंग का वाचक होगा, अगर जो पंगु स्त्री है उसके लिए क्या कहेंगे, ऊंग प्रत्यय लगाकर हम कहेंगे पंगु, सुर विसर्ग पंगु। ये पंगु क्या है, जो स्त्री पंगु है उसके लिए होगा। और अगर हम हमें पुल्लिंग में पंगु शब्द चलाना हो तो क्या होगा, तो पंगु होगा, पंगु पंगु पंगवः, गुरु की तरह। यहाँ पर क्या है, पंगु, यह स्त्री पंगु के लिए है। तो पंगु जो ह्रस्व उकारांत पंगु शब्द है, ऐसे शब्द से स्त्री की विवक्षा में पंगोश्च, इस सूत्र से हमने ऊंग प्रत्यय किया तो पंगु हो गया, सु आया, सु को रुत्व हो गया, पंगु। अब एक शंका मन में होती है, हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग के जो शब्द रूप हैं उसका प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर हर जगह हमें ऊंग प्रत्यय में विसर्ग दिख रहा है। इसका कारण क्या है, जैसे नदी शब्द है, नदी, नद्यो, नद्यः। ठीक। अन्य जो भी शब्द हैं स्त्रीलिंग वाले, वहां पर हम देखते हैं कि विसर्ग नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर एक सूत्र जो है वह लगता है क्या, हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुतिस्य पृक्तम हल। तो आबंत अर्थात चाप टाप डाप जहां पर हुआ है, और गीप ग्यंत अर्थात गीप गीस गीन जहां पर हुआ है, वहां पर सु के सकार का लोप हो जाता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपको कहीं भी विसर्ग नहीं दिखेगा। कहां पर, जहां पर चाप टाप डाप प्रत्यय हुआ है, अथवा गीप गीस गीन प्रत्यय जहां पर हुआ है, वहां पर आपको शब्द रूप में, उस स्त्रीलिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊंग प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय में ऐसा कोई विधान नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर सु आता है, सु का ऋत्व विसर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो पंगूह, पंगूह इसको देख करके, हमें विसर्ग को देख करके पुल्लिंग नहीं लगाना है। यदि प्रश्न हो जाए कि पंगूह इसमें कौन सा लिंग है, तो पंगूह में कौन सा लिंग होगा, दीर्घ उकारांत में स्त्रीलिंग होगा। यदि ह्रस्व उकार करके पूछ ले पंगुह, यहां पर कौन सा लिंग होगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा। ठीक है। यह हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। आगे देखते हैं। अब पंगु शब्द के बाद अब आगे देखते हैं अगला सूत्र, और उत्तर पदादौपम्य। ऊरु है उत्तर पद में जिसके, ऊरु उत्तर पद, उत्तर पदार्थ। देखिए इसको हम संधि विच्छेद कर देते हैं अर्थ निकालने के लिए। ऊरु यह एक पद हुआ, एक शब्द अलग कर दिए, उत्तर पदार्थ,
उत्तर पदार्थ। उसके बाद औपम्य। ऊरु उत्तर पदार्थ। ऊरु होए उत्तर पद में जिसके, ऊरु है उत्तर पद में जिसके, ऐसे औपम्य। औपम्य अर्थात उपमानवाची। ठीक है, तो उपमानवाची ऐसा शब्द जिसके उत्तर पद में ऊरु पद हो, ऐसे शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं करभोरु का। तो करभौ इव ऊरु यस्याह सा करभोरु। करभ के समान, करभ के समान है ऊरु, जंघा जिसकी, ऐसी स्त्री। तो करभ यह क्या है, उपमानवाची है। जब हम उपमा देते हैं तो वहां पर चार वस्तुएं होती हैं, चार चीजें होती हैं। क्या? उपमेय, उपमान, उपमावाची शब्द और साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जो हमारे सामने है, जिसकी हम बड़ाई करना चाह रहे हैं, वह है उपमेय। जैसे चंद्र के समान है मुख इसका, चंद्र के समान आह्लादक है मुख इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़ाई किसकी कर रहे हैं? मुख की। तो मुख क्या होगा? उपमेय होगा। उपमान किसे कहते हैं? जिससे हम उसकी तुलना करते हैं। तो चंद्र किसे तुलना करें तो चंद्र उपमान हो गया। उपमावाचक शब्द क्या है? इव इत्यादि समानवाचक शब्द। ठीक। और साधारण धर्म जो दोनों में समान हो, आह्लादकता। ठीक। यहाँ पर क्या है? करभौ इव ऊरु यस्याह। कर्भ कहते हैं सूंड को। ठीक है, हाथी का जो सूंड है उसे कर्भ कहते हैं। कर भी कहते हैं, कर। तो कर के समान है। ठीक। तो सूंड के समान है, कर्भ के समान है ऊरु जिसका। ठीक। जांग जिसकी, ऐसी स्त्री। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हाँ करभ, करभ के समान है ऊरु जिसका। तो करभ यहाँ पर क्या है? ऊरु यहाँ पर उपमेय है। हम बड़ाई किसकी करना चाह रहे हैं? ऊरु की। और समानता किससे दिखा रहे हैं? करभ से। तो करभ क्या है? उपमानवाची। तो यह सूत्र क्या कह रहा है? और उत्तर पदार्थ औपम्य, ऐसा उपमानवाची शब्द जिसके उत्तर पद में ऊरु शब्द हो। अर्थात उपमानवाची शब्द कहाँ होगा? पूर्व में होगा। जब शब्द पूर्व में होगा तभी तो पर में ऊरु शब्द आएगा। ठीक है, तो उपमानवाची शब्द यहाँ पर क्या है? करभ। ठीक। करभ यह क्या है? उपमानवाची शब्द है। अब करभ से उत्तर पद में है क्या? ऊरु। ऊरु। ठीक। तो इसकी हम संधि कर देते हैं तो करभोरु हो गया। जब हम इसकी संधि कर दिए तो क्या हो गया? करभोरु। करभ के समान है ऊरु जिसकी, तो करभोरु हो गया। यदि हम पुल्लिंग में चलाएं तो करभोरु, करभोरु, करभोरुवः, गुरु की तरह चल जाएगा। ठीक। भानु की तरह चल जाएगा। लेकिन हम यदि स्त्रीत्व की व्याख्या करें, ऐसी स्त्री, तो यहाँ पर और उत्तर पदादौपम्य इस सूत्र से ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। ऊंग में केवल उ बचेगा। जब उ यहाँ पर बचा तो क्या हो गया? अक सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र से यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और कर भोरू यह रूप बनेगा। कर भोरू। तो कर भोरू हुआ, सु आया, सुपुरुष विसर्ग, कर भोरू। ठीक है, कर भोरू यह हुआ।
तो करभोरोह यहाँ पर ओंग प्रत्यय किस सूत्र से हुआ? और उत्तर पदादौपम्ये। अब ऊपर हमने दो सूत्र पढ़े हैं, ऊंगुतः। ऊंगुतः से क्यों नहीं होगा? उदंत तो है, ह्रस्व उकारांत है, लेकिन यकार उपधा में भी नहीं है, लेकिन मनुष्य जातिवाची नहीं है यह, इसलिए यहाँ पर पुंगुता से प्राप्ति नहीं होगा। पंगोश्च केवल पंगु शब्द के लिए, इसलिए पंगोश से होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ऊरुत्तर पदाद उपम्य इस सूत्र से ऊरु है उत्तर पद में जिसके, ऐसे उपमानवाची शब्द, ठीक, उससे ऊंग प्रत्यय होता है। तो करभ यह उपमानवाची है, ऊरु उत्तर पद में है, ऐसा पूरा शब्द समुदाय। करभोरु हो गया, करभोरु शब्द से स्त्री की विवक्षा हमने ऊंग प्रत्यय किया, तो करभोरु ऊ हो गया। अका सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ हुआ, करभोरु हो गया। सो आया, सो को रुत्व विसर्ग हुआ, करभोरु। ठीक, ऐसा रूप बना। अब पीछे हमने एक वार्तिक छोड़ दी है, क्या है? स्वस्वरस्योकाराकार लोपश्च। इस वार्तिक को हम देखते हैं, इस वार्तिक से क्या होता है। देखिए, श्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, इसको अगर हम अलग अलग करें, श्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, तो इसका विच्छेद क्या होगा? श्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च। जो श्वसुर शब्द है, श्वसुर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होगा, और ऊंग प्रत्यय होने के साथ साथ श्वसुर के उकार का और अकार का लोप हो जाता है। तो हम शब्द लिखते हैं श्वसुर। श्वसुर, श्वसुर यह शब्द है। अब श्वसुर शब्द से यह अदंत है ना, ह्रस्वकारांत है, तो अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय की विवक्षा की प्राप्ति हुई। लेकिन यह वार्तिक श्वसुरोकाराकार लोपश्च उसको बाध करके यहाँ पर ऊंग प्रत्यय करेगा, और ऊंग प्रत्यय के साथ साथ और भी कुछ कार्य करेगा। क्या करेगा? श्वसुर में स में ऊ है, और रेफ में जो अ है उसका, ठीक, श्वसुर में स में जो ऊ है उसका लोप किया, रेफ में जो अ है उसका लोप किया, तो क्या बचा? श्व, स और र। ठीक, श्व, स, र। और क्या हुआ? ऊंग प्रत्यय में ऊ हुआ। अब हम वर्ण सम्मेलन कर देते हैं। जब वर्ण सम्मेलन हमने कर दिया, तो स हुआ, स में र लग गया, और उ श्वश्रु। ठीक, अच्छा, क्षम्यताम, यहाँ पर श्वसुरस्यो में जो श है वह कैसा श है? वह तालव्य श है, हमने दंत स का प्रयोग कर दिया। ठीक, तो तालव्य श। ठीक है, तो यहाँ पर जो श होगा कैसा स होगा? तालव्य श होगा। ठीक, तो श्वश्रु क्या हो गया? श्वश्रु। श्वसुरस्योकाराकार लोपस्य से क्या कहता है? श्वसुर शब्द से स्त्रीत की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होगा, और ऊंग प्रत्यय होने के साथ साथ और कार्य होंगे। उकार अकार लोपश्च, श्वसुर में जो तालव्य में उकार है उसका लोप हो जाएगा, रेफ में जो अकार है उसका भी लोप हो जाएगा, तो शकार हलंत बचा, रेफ बचा। जब इसका हम वर्ण सम्मेलन करेंगे, तो हमें र मिल गया, उ मिल गया, श्वश्रु। अब सु आया, सु को रुत्व विसर्ग हो गया, श्वश्रु। श्वश्रु अर्थात सास, ससुर माने हमारे ससुर, और उनकी जो पत्नी वह श्वश्रु। ठीक, अर्थात हमारी पत्नी की जो माँ है वह श्वश्रु, श्वश्रु मतलब सास। ठीक है, तो ससुर शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय करेंगे, उकार अकार का लोप कर देंगे, तो श्वश्रु, यह रूप सिद्ध हुआ। अब अंतिम सूत्र प्रत्यय का, एक सूत्र बचा।
संहित सफलक्षण वामादेश्च। अब ओंग प्रत्यय जो हमें कुछ कठिन लगता है उसको अभी हम एक साथ देखेंगे तो देखेंगे कि कितना सरल है ओंग प्रत्यय भी। संहित सफलक्षण वामादेश्च। अब ये क्या कहता है? संहित सफ लक्षण वाम, ये शब्द पूर्व यह सूत्र कहता है संहित शफ लक्षण वाम, ऐसे शब्द क्या हो? पूर्व में हो और ऊरुत्तर, ऊरुत्तर को हम वहां से अनुवृत्त कर लेंगे ऊरुत्तर पदार्थ उपम्य से। ठीक है, तो ऊरुत्तर का हम अनुवर्तन ऊरुत्तर पदार्थ उपम्य से ऊरुत्तर पदार्थ का हम अनुवर्तन कर लेंगे। तो ऊरुत्तर पदार्थ का हमने अनुवर्तन कर लिया कि ऊरु है उत्तर पद में जिसके, ऐसा संहित शब्द, सफ शब्द, लक्षण शब्द, वाम शब्द। ठीक है, तो संघित, शफ, लक्षण और वाम, इन चार शब्दों के पहले यदि ऊरु शब्द हो तो ऐसे शब्द से क्या होगा? स्त्रीत की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसका। संघितोरु, संघित मतलब कि, संघित मतलब सटा हुआ होना, ऐसे ऊरु, ऐसे जांग जो बिल्कुल सटी हुई है, तो संघितोरु कहेंगे। तो संघित ऊरु देखते हैं। संघित ऊरु है, अब इसका हमने संधि कर दिया तो संघितोरु हो गया। क्या हो गया? संघितोरु। रस्व उ है यहाँ पर, रस्व उ दीर्घ ऊ का अंतर आप जानते हैं ना। र में जब हम ऐसे करते हैं तो ह्रस्व उ है, और र में जब हम ऐसे करते हैं तो ये दीर्घ उ है। ठीक, तो यहाँ पर संघितोर हुआ, संघितोर हो गया। अब यहाँ पर हम, ये संघितोर पुल्लिंग का शब्द होगा, स्त्रीत्व विवक्षा में हम यहाँ पर ऊंग प्रत्यय लाएंगे। तो ऊंग प्रत्यय जब लाएंगे तो ऊंग में ऊ होगा, संघितोरु। ठीक, संघितोरु यह शब्द बन गया संघितोरु। यह स्त्री, स्त्रीत्व की विवक्षा में होगा, यह स्त्रीलिंग में होगा, ऐसी स्त्री जिसकी संघित ऊरु हो, संघितोरु। ठीक, सु आएगा, सुपुरुष संघितोरु, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, अब ऐसे ही शफ ऊरु। ठीक है, शफ कहते हैं खुर को, तो खुर है ऊरु, ऐसे जिसकी उर्वें मिली हुई हों सफ के समान, तो ऐसी स्त्रियां, ऐसी स्त्री की विवक्षा में अब यहाँ पर संघित के स्थान पर हम कर देंगे शफ शब्द का ग्रहण करेंगे। ऊरु शब्द। अच्छा ठीक, देखिए सूत्रार्थ फिर से देखिए। संघित शफ लक्षण वामादेश्च, यह शब्द क्या कहता है? संघित शब्द, शफ शब्द, लक्षण शब्द और वाम शब्द, ये शब्द कहाँ हो? आदि हो, पहले हूं, और पूर्वोत्तर पदार्थ उपम्य से पूर्वोत्तर पदार्थ हम ले लेंगे। पूर्वोत्तर ऊरु शब्द पर में हो, ऊरु शब्द उत्तर में हो, आदि और उत्तर। आदि में संघित शब्द हो अथवा शफ शब्द हो अथवा लक्षण शब्द हो अथवा वाम शब्द हो, और उत्तर में क्या हो? ऊर हो, तो ऐसे शब्द समुदाय से क्या होगी? स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, जैसे संघतोरु का हमने उदाहरण देखा। अब आगे हम देखते हैं शफोरु। शफ, शफ कहते हैं खुर को, खुर के समान है ऊर जिसकी, तो शफ है, ऊर है, यहाँ पर हमने संधि विधान कर दिया तो शफोरु हो गया। ठीक, सफोरु हो गया। अब यहाँ पर हम
इस अवस्था में स्त्रीत्व की व्याख्या में ऊंग प्रत्यय करेंगे तो ऊंग में ऊ आएगा, अकार समण दीर्घा कर दीजिए, शफोरू हो गया, शफोरू। सु आएगा, सुकुरुति विसर्ग, शफोरू। ऐसे ही लक्षण, लक्षण शब्द से हम देखेंगे, लक्षण शब्द, लक्षणोरु अर्थात सुलक्षण ऊर वाली स्त्री, ठीक, सुलक्षण ऊर वाली स्त्री, तो लक्षण शब्द से करेंगे। तो यहाँ पर हम लक्षण शब्द लिखेंगे, लक्षण धन ऊरु, संधि विधान हमने किया तो गुण हो गया, लक्षणोरु हो गया, लक्षणोरु से हमने स्थित की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय किया, अकव सवर्णी दीर्घ हुआ, लक्षणोरु हो गया, सूरत विसर्ग लक्षणोरु। वैसे ही वामोरूह, वाम शब्द भी सुंदर अर्थ में आता है, तो सुंदर और प्रदेश वाली स्त्री, सुंदर और प्रदेश वाली स्त्री। तो यहाँ पर वाम शब्द हमने किया, वाम, वाम शब्द से हमने ओरु प्रत्यय किया, संधि विधान पहले, ओरु नहीं ओरु शब्द है, वाम है पूर्व में और ओरु है उत्तर में बाद में, तो यहाँ पर संधि विधान किया हमने, वामोरु हो गया, वामोरु। अब यहाँ पर वामोरु यह पुल्लिंग का शब्द होगा, स्त्री की वचन में यहाँ पर हम ऊंग प्रत्यय लाएंगे, तो ऊंग प्रत्यय में केवल ऊ बचा, अंग की संज्ञा हलंत्यम से, तस्लोप सिलोप हो गया, ओ हुआ, अकर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई, वामोरु। सुवाया सुपुरुष सर्ग वामोरु। तो सारे उदाहरण ये यहाँ पर हो गए, ठीक। संघितोरूह, शफोरूह, लक्षणोरूह, वामोरूह। इस प्रकार से हमारा ऊंग प्रत्यय भी पूरा होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे कौन कौन से प्रत्यय हो गए। देखिए यहाँ पर एक प्रत्यय हुआ ती प्रत्यय, ठीक, युवती ही, यूनस्ते ही, इस सूत्र से ती प्रत्यय हुआ, युवती शब्द बना। इसके बाद सूर्या देवतायाम चाप वाच्य है, इससे सूर्या शब्द बना, चाप प्रत्यय करके, सूर्या में चाप, बाकी सब में टाप, जहां पर आ दिखे वहां पर अगर सूर्या है तो चाप है, अन्यत्र हर जगह आ वाला जो स्त्री प्रत्ययांत है वह टाप होगा। अजा दितष्टाप से अजा एडका स्वचटका मूषिका बाला वत्सा होडा मंदा बिलाता मेधा गंगा सर्वा इत्यादि होगा। अथवा जो भी शब्द आपको आ वाला दिख जाए वहां पर टाप प्रत्यय आप लगा दीजिए। इससे अलग भी कोई परीक्षा में अगर पूछ ले आ वाला भाग कि इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, चाप टाप डाप, तो वहां पर आप चाप ही लगाएं, क्योंकि डाप आपके सिलेबस में नहीं है, और चाप का केवल एक उदाहरण है सूर्या, ठीक है। अब आगे देखिए, ओंग प्रत्यय में भी जो अनेक सूत्र हैं, ठीक है, जो आपके सामने चार सूत्र दिख रहे हैं, एक वार्तिक दिख रहा है, इसमें हम कैसे भेद करेंगे। तो संहित सफलक्षण वामादेश, यह आपका स्पष्ट है कि संहित शब्द है, शप है, लक्षण है, वाम है, जहां पर वहां पर इस सूत्र से होगा, ठीक है। इससे अन्यत्र पूर्वोत्तर पदादोपम्य, यहाँ पर करुभोरू, यहाँ पर उपमानवाची करब शब्द है, ऊरु शब्द बाद में है। एक इन दोनों में अंतर करने का एक आइडिया है कि जहां पर संघित सफ लक्षण वाम हो और ओरु शब्द दोनों पर में है ना, ओरुत्तर पदादोपम्य और संघित सफ लक्षण वाम आदेश दोनों में, तो जहां पर संघित सफ लक्षण और वाम ये शब्द पूर्व में हो तो वहां पर इस सूत्र से होगा संघित सफ लक्षण वाम आदेश। और यदि ओरु पद कहीं पर भी पर में आए तो वहां पर ओरुत्तर पदादोपम्य इस सूत्र से होगा। ओरु शब्द पर में हो, ऐसे ओंग प्रत्ययांत जहां पर पूर्व में हो, संघित शब्द पूर्व में हो, लक्षण शब्द पूर्व में हो, वाम शब्द पूर्व में हो, तो वहां पर संघित सफलक्षण वामादेश सूत्र से ओंग प्रत्यय होगा। और यदि ओरु शब्द यह पर में हो और ओंग प्रत्यय हो रहा है तो वहां पर ओरु उत्तर पदादोपम्य इस सूत्र से ओंग प्रत्यय होगा। इन दोनों में भेद हुआ।
उसके बाद अब देखिए, उसके बाद अब शुश्रूष्योकारकार लोपश्च, यह स्पष्ट है, केवल शुश्रूष शब्द को बताने के लिए यह वार्तिक आया है। पंगोश्च, यह सूत्र भी स्पष्ट है, केवल पंगु शब्द को बताने के लिए यह सूत्र आया हुआ है, ऊंग प्रत्यय करने के लिए। और ऊंगुतः, यह भी उदंत जो ह्रस्व उकारांत और मनुष्य जातिवाची शब्द को बताने के लिए आया है, इसका केवल एक ही उदाहरण दिया गया है, कुरु। ठीक, तो ऊंग प्रत्यय भी हमारा आज पूरा हुआ। तो इस प्रकार से हमने ती प्रत्यय, चाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ऊंग प्रत्यय, चार प्रत्ययों का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब कोई प्रश्न इतने पाठ में किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। चलिए, सब स्पष्ट हो रहा है सबको।